जादुई आईना। एक छोटे से शहर में सुगंधा अपने पति और दो बेटियों सोना और मोना के साथ हंसी खुशी रहती थी। दोनों बहनों में आपस में बहुत प्यार था और वह अपने माता पिता से भी बहुत प्यार करती थी। दोनों बहनों का स्वभाव भी बहुत अच्छा था। सोना का रंग गोरा था पर मोना थोड़ी सांवली थी। जैसे जैसे दोनों बड़ी होने लगी, लोग उनके रंग रूप की तुलना करने लगे। पड़ोस की कुछ औरतें आपस में बात करती हैं। अरे देखो, ये मोना कितनी काली है, बिल्कुल बदसूरत। पता नहीं इसका रंग ऐसा क्यों है। इसकी बहन सोना तो बहुत सुंदर है। लोगों की ऐसी बातें सुनकर मोना बहुत दुखी हो जाती थी। एक दिन उनके घर उनके रिश्ते की एक चाची आई। वह मोना को देखकर बोली, अरे सुगंधा, तेरी सोना तो बहुत खूबसूरत है, उसकी तो शादी झटपट हो जाएगी। पर मोना का रंग इतना काला है, इसकी शादी करने में तुझे बहुत परेशानी आएगी। अरे चाची जी, ये तो इसकी किस्मत है, जिसकी शादी जहां होनी है वहीं हो गई। ये कहते हुए सुगंधा चाची की बात को टाल देती है। मोना सोना से बड़ी थी पर उसकी शादी की बात कहीं पक्की नहीं हो रही थी। जो भी उसे देखने आता था उसके रंग के कारण मना कर देता था। इसी बीच सोना का एक रिश्ता आता है। सुनो जी, मोना की तो कहीं बात पक्की नहीं हो रही। यदि हम उसकी बात होने का इंतजार करेंगे तो सोना भी बैठी रह जाएगी। यदि सोना की बात पक्की हो रही है तो हम पहले उसकी शादी कर देते हैं। इस तरह सभी आपस में विचार करके सोना की शादी पक्की कर देते हैं। सोना की शादी हो जाती है और वह अपने ससुराल चली जाती है। अब तो सब लोग मोना को और भी ताने देने लगते हैं। अरे देखो, इसकी छोटी बहन की तो शादी हो गई, पर इसे कौन पसंद करेगा। ये तो कितनी काली है। लोगों की ऐसी बातें सुनकर मोना बहुत दुखी होती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, आप तीनों इतने गोरे हैं पर मैं इतनी काली क्यों हूँ। लोग मुझे इस बात के लिए ताने क्यों देते हैं। इसमें मेरा क्या कसूर। कोई बात नहीं बेटी, तुम लोगों की बातों पर ध्यान ना दो। अपने ससुराल में सोना बहुत खुश थी पर उसे हमेशा अपनी बहन की चिंता लगी रहती थी। आखिरकार एक दिन कुछ लड़के वाले मोना को देखने आए। लड़के को मोना का व्यवहार और उसकी बात करने का तरीका बहुत अच्छा लगा। वह उससे शादी करने के लिए मान जाता है। क्या आप शादी करने के लिए तैयार हैं? आपको मेरे काले रंग से कोई आपत्ति तो नहीं? नहीं नहीं, मैं बाहरी रंग रूप पर इतना ध्यान नहीं देता। मुझे तुम एक अच्छी लड़की लगी, इसीलिए मैं शादी करने के लिए हाँ कर रहा हूँ। मोना बहुत खुश हो जाती है और कुछ ही दिनों में धूमधाम से उसकी शादी हो जाती है। मोना अपने ससुराल चली जाती है। मोना की सास वृंदा उसे कुछ खास पसंद नहीं करती थी और उसे हमेशा ताने देती रहती थी। अरे पता नहीं मनोज ने इस लड़की में ऐसा क्या देख लिया, न रंग न रूप, पता नहीं उसे कैसे पसंद आ गई। ये सब बातें सुनकर मोना का दिल बहुत दुखी होता था पर वह किसी से कुछ नहीं कहती थी। मोना, आज घर में मेहमान आ रहे हैं, तुम घर का सारा काम निपटा लो। अच्छा सा खाना बना कर रखो, और हाँ, मेहमानों के सामने तुम मत आना, वरना तुम्हें देखकर मुझे 100 सवाल का जवाब देना पड़ेगा। अपनी सास की ऐसी जलीकटी बातें सुनकर मोना का दिल टूट जाता था। वह अपनी बहन सोना से मिलने उसके घर जाती है। वहां भी उसे यही सुनना पड़ता है। सोना की सास उसे देखकर कहती है, अरे तुम क्या सगी बहनें हो? मुझे तो शक है, देखो ये इतनी काली है। इस तरह वह जहां भी जाती उसे अपने काले रंग के लिए ताने सुनने पड़ते थे। वह बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी। एक दिन तंग आकर वह एक नदी के पास जाकर बैठ जाती है और मन ही मन सोचने लगती है, आखिर मेरा क्या कसूर है कि मैं काली हूँ। भगवान ने मुझे ऐसा ही बनाया है। जब इसमें मेरी कोई गलती ही नहीं तो लोग मुझे क्यों सुनाते हैं। हर समय मुझे ताने क्यों देते हैं। लोगों की बातें सुन सुनकर मैं तंग आ गई हूँ। ऐसे जीने का क्या फायदा। इससे तो अच्छा है मैं मर जाऊं, मुझे लोगों के तानों से छुटकारा मिलेगा। ये कहते हुए वह जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहां एक सुंदर सी चिड़िया आकर उसके पास बैठ जाती है। अरे प्यारी मोना, क्या हुआ? तुम ऐसे उदास क्यों हो रही हो? लोगों का तो काम ही है बातें बनाना। वे बाहरी सुंदरता से ही लोगों को आंकते हैं। तुम अंदर से कितनी खूबसूरत हो ये मैं जानती हूँ।
पर दुनिया केवल बाहरी रंग को देखती है। प्यारी चिड़िया, तुम तो मेरे दिल की बात समझती हो। हाँ, मैं सब जानती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें एक जादुई आईना दूंगी, जिसमें चेहरा देखने पर तुम गोरी और सुंदर दिखोगी। क्या ऐसा हो सकता है चिड़िया? यदि ऐसा हो जाए तो मेरी सभी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। चिड़िया मोना को आईना देते हुए कहती है, मोना लो, जब तुम इसमें अपना चेहरा देखोगी तो तुम बहुत गोरी और सुंदर हो जाओगी। यह एक जादुई आईना है। इसमें यदि काला व्यक्ति चेहरा देखेगा तो वह गोरा हो जाएगा, और यदि गोरा व्यक्ति देखेगा तो वह काला हो जाएगा। यदि इसमें चेहरा देखने के बाद असली रंग का उलट हो जाता है। ठीक है चिड़िया, बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी परेशानी दूर कर दी। ऐसा कहते हुए मोना आईना लेकर घर आ जाती है। मोना उस आईने में अपना चेहरा देखती है और उसी समय उसका रंग गोरा हो जाता है और वह बहुत सुंदर हो जाती है। अरे वाह, मैं तो सचमुच बहुत सुंदर और गोरी हो गई हूँ। अब तो मुझे काले रंग के लिए कोई ताना नहीं देगा। चिड़िया की बात का ध्यान रखते हुए मोना आईने को अलमारी में संभाल कर रखती है कि कहीं गलती से वह दोबारा उसमें चेहरा ना देख ले। जब वह बाहर जाती है तो उसकी सास उसे देखकर हैरान रह जाती है और कहती है, अरे तू इतनी गोरी कैसे हो गई? क्या कोई क्रीम लगाकर आई है? मोना किसी को कुछ भी नहीं बताती। अब मोना खुश रहने लगती है, क्योंकि हर कोई जो उसे रंग के लिए ताने देता था आज उसकी तारीफ करता था। एक दिन मोना अपने पति के साथ तैयार होकर पार्टी में जा रही थी तो उसकी सास उसे देखकर हैरान हो जाती है। उस दिन मोना बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वृंदा मन ही मन सोचती है, जरूर कुछ बात है जो मोना मुझसे छुपा रही है। इसके हाथ कोई जादुई क्रीम लगी है जो उसे इतना खूबसूरत बना रही है। यदि यह काली बदसूरत लड़की इतनी खूबसूरत हो सकती है तो मुझे भी उस क्रीम का पता लगाना चाहिए। आज मैं इसके कमरे में जाकर देखती हूँ कि माजरा क्या है। मोना और उसका पति चले जाते हैं। वृंदा मोना के कमरे में जाकर उसके सामान टटोलने लगती है, पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। फिर अचानक उसकी नजर अलमारी में रखे उस आईने पर पड़ती है। अरे ये क्या है? इसने इस आईने को इतना संभाल कर अलमारी में क्यों रखा हुआ है? हो ना हो इसी आईने में कोई राज छुपा है। ये कहते हुए वृंदा उस आईने को बाहर निकालती है और उसमें अपने चेहरे को देखती है। आईने में चेहरा देखते ही वृंदा का रंग कोयले जैसा काला हो जाता है। यह देखकर वे जोर जोर से रोने लगती है। कुछ देर बाद मोना और उसका पति वापस आते हैं। मोना देखती है कि उसकी सास का रंग इतना काला हो गया। वह समझ जाती है कि जरूर उन्होंने उस आईने से अपना चेहरा देखा है। सभी लोग वृंदा का मजाक बनाकर हंसने लगते हैं। तभी मोना कहती है, आप सब लोग हंस क्यों रहे हैं? माँ जी ने जरूर कोई क्रीम लगा ली होगी जिससे हो गया है। वे कुछ देर में ठीक हो जाएंगी। आप लोग उनका मजाक बनाना बंद कीजिए। तभी मोना अपनी सास से कहती है, माँ जी, अब आपको पता चला कि जब सब मुझ पर हंसते थे तो मुझे कितना बुरा लगता था। आज मुझे इस बात का एहसास हो गया कि हम कितने गलत थे। तुम्हें कितना बुरा लगता होगा। मुझे माफ़ कर दो बेटी। आप चिंता न करें, आपका रंग बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप मेरे साथ चलिए। यह कहते हुए मोना अपनी सास को अपने कमरे में ले जाती है और उस आईने के सामने दोबारा चेहरा देखने के लिए कहती है, जादुई आईना, मेरी माँ जी का रंग पहले जैसा कर दो। उन्होंने गलती से अपना चेहरा आईने में देख लिया था, उन्हें ठीक कर दो। तभी आईने से आवाज आती है, पहले इन्हें वादा करना होगा कि आइंदा ये किसी को भी रंग रूप का ताना नहीं मारेंगी, तभी मैं इन्हें ठीक करूंगी। वृंदा आईने से वादा करती है कि दोबारा कभी वह किसी को रंग रूप के लिए ताना नहीं देगी। वृंदा दोबारा उस आईने में अपना चेहरा देखती है और फिर उसका रंग पहले जैसा साफ हो जाता है। यह देखते ही वह खुश हो जाती है और मोना को गले से लगा लेती है और कहती है, मोना, मुझे माफ़ कर दो। आज के बाद मैं कभी किसी को रंग के लिए ताना नहीं दूंगी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। ये कहते हुए वृंदा मोना से माफ़ी मांगती है और फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। सोनपुर नामक गांव में रीमा अपनी दादी के साथ रहती थी।
उसकी दादी सब्जी बेचकर अपने घर को चलाती थी। रीमा के माता पिता का कुछ साल पहले लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया था। तभी से रीमा की दादी ने उसे पाला। रीमा ने 10वीं तक की पढ़ाई पूरी कर ली थी। वह एक बहुत समझदार और होशियार लड़की थी। दादी रीमा से बहुत प्यार करती थी और रीमा भी अपनी दादी का बहुत ध्यान रखती थी। उसका इस दुनिया में दादी के सिवा कोई नहीं था। समय यूं ही बीतता जा रहा था। दादी भी अब बूढ़ी हो चली थी। उनसे सब्जी बेचने का काम नहीं होता था। बाहर जाकर काम करने की हिम्मत नहीं थी। रीमा पढ़ी लिखी थी तो उसने गांव से कुछ दूर एक कपड़े की फैक्ट्री में नौकरी कर ली। वहां से उसे अपने घर के लायक पैसे मिल जाते थे। उसकी तनख्वाह से दादी पोती का गुजारा ठीक से हो रहा था। कुछ समय बीतने के बाद दादी बीमार रहने लगी। रीमा उनका बहुत ध्यान रखती थी, पर उसे काम पर भी जाना था तो उसे दादी को घर पर अकेले छोड़ना पड़ता था। रीमा लक्ष्मी माता की बहुत बड़ी भक्त थी। हर शुक्रवार को उनका व्रत रखती थी और पूरा दिन भूखे रहने के बाद शाम को ही खाना खाती थी। चाहे कितनी भी मुसीबत आए, वह माता के व्रत रखना नहीं भूलती थी। एक शुक्रवार को रीमा ने व्रत रखा हुआ था। वह शाम को फैक्ट्री से छुट्टी के बाद मंदिर की ओर जाती है। हे माँ, तुम तो सबके दुख दूर करने वाली हो, मुझ पर भी अपनी कृपा करो। मैं बहुत मजबूर हूँ, मेरी मदद करो माँ। ये कहते हुए रीमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी भक्ति से माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। तभी वहां पुजारी आते हैं और रीमा को प्रसाद के साथ माँ के चरणों में रखी चुनरी भी देते हैं। रीमा प्रसाद और चुनरी लेकर घर आ जाती है। घर आकर वह अपनी दादी के लिए खाना बनाती है और माँ की चुनरी को सर पर लेकर उसे खाने का भोग लगाने के लिए मंदिर में रखती है। पर यह क्या था, जैसे ही खाने की थाली उठाती है, दोनों थालियां अच्छे अच्छे स्वादिष्ट पकवानों से भर जाती हैं। उसमें खीर, पूरी और मिठाई, सब तरह के व्यंजन होते हैं। वह थाली देखकर दादी के पास जाती है और दादी से कहती है, देखो दादी, मैंने तो सादा सा खाना बनाकर भोग लगाने के लिए माँ के आगे रखा। यह खाना तो स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। अरे बेटी, ये तो लक्ष्मी माँ की कृपा है। तू कितने बरसों से उनके व्रत रख रही है ना, और पूरे मन से पूजा अर्चना करती है। माँ ने तेरी सुन ली और उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया है तुझे। यह सुनकर रीमा बहुत खुश होती है और दादी पोती मिलकर खाना खाकर सो जाती हैं। पर जिस चारपाई पर वह सोती हैं, वह चारपाई एक सुंदर बेड में बदल जाती है। यह देखकर रीमा समझ जाती है कि हो ना हो यह सब माँ का ही आशीर्वाद है। उसे लगता है कि उसे जो चुनरी मंदिर से मिली है वह जादुई है और उसी के द्वारा यह सब हो रहा है। वह अपना भ्रम दूर करने के लिए चुनरी को लेकर अपनी रसोई घर में जाती है और अपने चूल्हे को छूती है। चूल्हे को हाथ लगाते ही वह सिलेंडर गैस में बदल जाता है और रसोई घर में पूरा राशन भर जाता है। यह सब देखकर वह बहुत खुश होती है और मन ही मन सोचती है, अब तो मैं दादी का इलाज भी करवा पाऊंगी। वह चुनरी से कुछ पैसे मांगती है और अपनी दादी का अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाती है। उसकी दादी बिल्कुल ठीक हो जाती है। कुछ दिन बाद गांव में बहुत तेज बारिश होती है। बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती। रीमा की छत टपकने लगती है। रीमा का मकान तो कच्चा ही था और बारिश की मार सह नहीं पाता और घर की छत गिरने लगती है। पूरी रात बारिश होने के बाद उसके घर की छत टूट गई थी। अब वह बहुत परेशान थी कि दादी को लेकर कहाँ जाएगी। तभी उसे अपनी जादुई चुनरी की याद आती है। वह दौड़ी दौड़ी घर की ओर जाती है और अलमारी से चुनरी निकालकर उसे कहती है, हे माता रानी की चुनरी, मेरा मकान पक्का कर दो। तभी वहां झोपड़ी की जगह एक पक्का सुंदर मकान बन जाता है। रीमा की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह जल्दी से अपनी दादी को लेकर घर के अंदर आ जाती है और उन्हें आराम से बिस्तर पर लिटा देती है।
रीमा और दादी उस घर को देखकर बहुत खुश होते हैं। अब रीमा की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। जादुई चुनरी रीमा की सभी समस्याओं को अंत कर देती है। रीमा को अब किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती। वह नौकरी भी छोड़ देती है और चुनरी की मदद से ही अपनी खुद की कपड़ों की दुकान खोल लेती है, जिसमें दादी का ध्यान भी रख सके। उसकी दुकान खूब चलने लगती है। अब उसे पैसे की कोई कमी नहीं थी। रीमा लोगों की मदद का काम भी करती थी। वह किसी भी जरूरतमंद को मदद के लिए हमेशा तैयार रहती थी। एक दिन रीमा की सहेली गीता, जो उसके पड़ोस में रहती थी, वह रीमा से मदद मांगने आती है। रीमा, मेरी माँ बहुत बीमार है, उनकी दवाई के लिए कुछ पैसे चाहिए, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? रीमा तो हमेशा लोगों की मदद के लिए तैयार रहती थी। वह गीता को कमरे में बिठाकर अंदर जाती है और चुनरी हाथ में लेकर पैसे मांगती है। पैसे रीमा के हाथ में आ जाते हैं। गीता खिड़की से चुपचाप ये सब देख रही होती है। वह ये सब देखकर हैरान हो जाती है कि एक चुनरी रीमा को इतना कुछ कैसे दे रही है। गीता रीमा से पैसे लेकर अपने घर चली जाती है और सोचती है कि ऐसी कमाल की चीज तो उसके पास होनी चाहिए। एक दिन मौका देखकर गीता चुनरी चुरा लेती है और घर आकर उसे छुपा देती है। चुनरी हाथ में लेकर गीता उससे ढेर सारा पैसा मांगती है, पर तभी वहां कुछ नहीं होता और चुनरी भी गायब हो जाती है। ये देखकर गीता बहुत हैरान होती है। यह वही चुनरी है जिससे रीमा ने पैसे लिए थे, पर यह चुनरी उसकी बात क्यों नहीं सुन रही, यह सोचकर वह बहुत हैरान होती है। उसी रात गीता बहुत बीमार हो जाती है और उसे सपना आता है कि उसने रीमा की चुनरी चुराकर बहुत बड़ी गलती की। जब तक वह रीमा से माफी नहीं मांगेगी तब तक वह ठीक नहीं होगी। अगले ही दिन सुबह गीता रीमा के पास जाती है और उससे कहती है, रीमा, मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर तुम्हारी चुनरी चुरा ली, जिसकी सजा मुझे मिल गई। तुमने तो मेरी मुसीबत में मदद की, पर मैंने तुम्हारी ही चीज चुरा ली, मुझे माफ कर दो। गीता, तुमने अपनी गलती मान ली। मेरे मन में तुम्हारे प्रति कोई नफरत नहीं है, पर आइंदा तुम ऐसी कोई गलती मत करना। यह चुनरी तो माँ का आशीर्वाद है। ये कहते हुए रीमा गीता के आंसू पोंछती है और उसे गले लगा लेती है। परी की जादुई आइसक्रीम। आरती अपने चाचा चाची के साथ एक छोटे से शहर में रहती थी। उसके माता पिता की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के बाद उसके चाचा उसे अपने साथ घर ले आए थे। आरती के चाचा की एक लड़की नेहा भी थी। चारों एक साथ रहते थे। आरती का रंग रूप कुछ ज्यादा मोहक नहीं था, पर नेहा बहुत ही सुंदर। वह बहुत गोरी थी। उसे अपने रंग पर बहुत घमंड था। वह आरती को उसके साधारण रूप के कारण हमेशा नीचा दिखाती थी। आरती की चाची सुगंधा एक दिन दोनों बच्चियों के साथ बाजार जाने को तैयार होती है। जैसे ही नेहा देखती है कि उसकी माँ आरती को भी उसके साथ ले जा रही है, वह चिढ़कर बोलती है, अरे माँ, आरती को क्यों ले जा रही हो? जरा इसकी तरफ देखो, क्या यह हमारे परिवार की लगती है? कितनी बदसूरत! यह यदि बाजार जाएगी तो मुझे इसके साथ कहीं नहीं जाना। नेहा, ऐसा नहीं कहते, ये तुम्हारी बहन है। यदि तुम ही ऐसी बातें करोगी तो बाहर के लोग उसे क्या सुनाएंगे? यह सुनकर नेहा कमरे में वापस चली जाती है। कुछ दिन बाद सुगंधा की एक मित्र के घर पे बर्थडे पार्टी होती है। वह सुगंधा और उसकी दोनों बेटियों को आमंत्रित करती है। नेहा, आरती, दोनों तैयार हो जाओ, हमें एक बर्थडे पार्टी में जाना है। अरे माँ, इस आरती को ले जाने की क्या जरूरत है? क्या तुम इसके बिना कहीं नहीं जा सकती? मुझे इसके साथ नहीं जाना, पर मुझे पार्टी में भी जरूर जाना है। तुम आरती को घर पर छोड़ दो। नेहा, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, इस तरह का व्यवहार बिल्कुल ठीक नहीं है। आप हमारे साथ चलो। तीनों तैयार होकर पार्टी में पहुंचती हैं। वहां नेहा अपनी सहेली के साथ मस्त हो जाती है। आरती को देखती भी नहीं। तभी आरती नेहा के पास आती है और उसकी सहेली से हेलो कहती है। नेहा की सहेली पूछती है, ये कौन है? इस पर नेहा कहती है, अरे ये हमारे घर की नौकरानी है। आज इसने माँ से कहा कि मैं भी साथ चलूंगी, तो माँ ने तरस खाकर इसको भी साथ चलने के लिए कह दिया।
यह कहकर वे जोर जोर से हंसने लगी। अपनी सहेली के साथ आरती का मजाक बनाने लगी। आरती को सुनकर बहुत दुख हुआ। वह अपनी चाची के पास जाकर बैठ गई। इसी तरह नेहा हमेशा आरती को नीचा दिखाती थी। आरती को उसकी ये बात बहुत बुरी लगती थी, पर वह चुपचाप सब कुछ सहती रहती थी। एक दिन नेहा घर के सामने वाले पार्क में साइकिल चला रही थी। तभी उसके सामने एक औरत आकर उससे टकरा जाती है। औरत वहीं गिर पड़ती है। उसके सर पर चोट लग जाती है। उसके हाथ में जो सामान था वह जमीन पर बिखर जाता है। नेहा चिल्लाती है, अरे क्या तुम्हें दिखता नहीं है, मेरी साइकिल के आगे टकरा गई। इस पर वह औरत कहती है, बेटा मैं तो किनारे पर खड़ी थी, तुमने साइकिल मुझ पर दे मारी। अरे एक तो साइकिल के आगे आ गई और झूठ भी बोलती हैं। ये कहते हुए नेहा चली जाती है। उसे जरा सा भी एहसास नहीं था कि उसकी वजह से किसी को चोट लगी है, तो कम से कम उसकी मदद तो कर दे। घर की छत से यह सब आरती देख लेती है और भागती हुई पार्क में उस औरत के पास आती है। उसे पानी पिलाती है। अरे आंटी आपको कहीं लगी तो नहीं, लीजिए ये पानी पी लीजिए। ये कहते हुए वह उन्हें बेंच पर बिठा देती है। वह औरत आरती का शुक्रिया अदा करती है। आरती उससे कहती है कि क्या मैं आपके घर तक आपको पहुंचा दूं? आरती उस औरत का हाथ पकड़कर उसे उसके घर तक छोड़ने जाती है और वह देखती है कि उनके घर की हालत बहुत खराब है। वहां बिस्तर पर उसके पति बीमार पड़े हैं। यह देखकर आरती को बहुत दुख होता है। वह सोचती है कि एक तो इनके पति बीमार हैं, अब ये भी घायल हो गई हैं। अब इनके घर का गुजारा कैसे चलेगा? ये सब सोचते सोचते आरती पास के पार्क में उदासी से बैठ जाती है। तभी वहां एक पेड़ से आवाज आती है, आरती तुम। आरती बहुत हैरान होती है और चारों तरफ देखती है कि आवाज कहां से आई। तभी उसकी नजर पेड़ के पास खड़ी हुई सुंदर सी परी पर जाती है। तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो, तुमने उस औरत की मदद की, इससे मैं बहुत खुश हूं। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूं। आरती तुरंत परी से कहती है, अभी मैंने जिस औरत की मदद की, आप उनके दुख दूर कर दीजिए। उनके पति बहुत बीमार हैं, उन्हें ठीक कर दीजिए, उनकी गरीबी मिटा दीजिए। वे बहुत मुसीबत में हैं, बस मैं यही चाहती हूँ। यह सुनकर परी हैरान हो गई और आरती से बोली, आरती तुम कितनी अच्छी दिल की मालिक हो। तुम्हें मैंने एक इच्छा पूरी करने का वादा किया और तुमने उन लोगों के लिए सब कुछ मांग लिया। तुम अपने लिए रंग रूप पैसा कुछ भी मांग सकती थी, पर तुमने उन लोगों का दुख देखकर उनके बारे में सोचा। तुमने जो मांगा है मैं पूरा कर दूंगी, पर तुम्हारी इस अच्छाई के बदले मैं अपनी तरफ से तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये कहते हुए परी ने एक क्रीम की डिबिया आरती को दी और कहा कि घर जाकर तुम इसे पानी में मिलाकर नहा लेना। आरती घर पर आकर उस क्रीम से जब नहाती है तो देखती है कि वह बहुत सुंदर हो गई है। यह सब देखकर वह बहुत खुश होती है। नेहा जब आरती को देखती है तो वह हैरान हो जाती है और उससे पूछती है, अरे ये कैसे हो गया? आरती अपने सीधेपन में नेहा को सब कुछ बता देती है। वह उसे भी वह क्रीम लगाने को देती है। नेहा झटपट उस क्रीम को लगाकर शीशे के सामने जाती है। वह देखकर चिल्ला देती है क्योंकि नेहा बहुत ही बदसूरत दिख रही थी। वह रोने लगती है और आरती से कहती है, तुमने जानबूझ के मेरे साथ ये किया है। आरती उसे समझाती है कि ऐसा नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। तभी अचानक नेहा की पड़ोसन वहां आ जाती है। नेहा को इस रूप में देखकर वह जोर जोर से हंसने लगती है और उसका मजाक बनाती है। आंटी आप मेरी बहन का मजाक नहीं बना सकती, आप यहाँ से चली जाइए। नेहा यह सुनकर बहुत शर्मिंदा होती है और सोचती है कि मैं तो कितना मजाक बनाती थी और यह इतना होने के बाद भी मेरे साथ खड़ी है। इन दोनों बहनों को देखकर परी वहां आती है और नेहा से कहती है, नेहा सुंदर या काला गोरा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इंसान का दिल सुंदर होना चाहिए। वही इंसान सबसे सुंदर है जिसका दिल सुंदर है।
मैंने तुम्हारा रूप इसीलिए ऐसा किया ताकि तुम्हें इस बात की समझ आ सके। ये कहते हुए परी नेहा को ऐसा ही बना देती है। अब दोनों बहनें ये बात समझ जाती हैं और प्यार से रहने लगती हैं। आज की पहली